नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री, और इस क्लास में हम देखेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ये जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जो कि आपके सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है। ठीक है, आपके सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है? आपके सिलेबस में लिखा हुआ राष्ट्रपति, ठीक है, उसके बाद में प्रधानमंत्री, और उसके बाद में लिखा हुआ है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद को हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में कैसी शासन प्रणाली को अपनाया गया है? भारत में अपनाया गया संसदीय शासन प्रणाली को। ठीक है, भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसके दो प्रमुख होते हैं। ठीक है, एक तो होता है नाम मात्र का प्रमुख होता है, वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, और एक होता है वास्तविक प्रमुख। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अब हमने देखा था आर्टिकल 74। ठीक है, एक हमने पढ़ा था आर्टिकल 74। जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, जब मैंने राष्ट्रपति आपको पढ़ाया था, तब मैंने लिखा था कि 52 में, आर्टिकल 52 में क्या लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसके अधीन होंगी? राष्ट्रपति के अधीन होंगी। ठीक है, और वह उनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों की सहायता से करेगा। ठीक है, और उसके बाद जस्ट बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल 74। 74 में ये लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति को जो है उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य है। यह प्रावधान जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से। उसके बाद 44वें संविधान संशोधन से ये जोड़ दिया गया कि प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति है वो एक बार सलाह को वापस पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, तो इतनी बातें हमें पता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे। इस वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में हम तीन चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तीन चीज़ें कौन कौन सी देखेंगे? एक तो हम देखेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संवैधानिक स्थिति क्या है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की क्या है? संवैधानिक स्थिति। संवैधानिक स्थिति का मतलब है कि कौन कौन से अनुच्छेदों में इसका जो है वर्णन किया गया है मंत्रिपरिषद का। ठीक है, तो वो देखेंगे हम। जैसे हम देखेंगे आर्टिकल 74, हम देखेंगे आर्टिकल 75, हम देखेंगे आर्टिकल 77। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 78, उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 88। ठीक है, तो इन सभी अनुच्छेदों की हम बात करेंगे किसके तहत? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संवैधानिक स्थिति के तहत। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना की। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना में हम ये देखेंगे कि कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, जैसे आप सुनते हो कि उस व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, या फिर वह राज्य मंत्री है, या फिर वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। ठीक है, या फिर वह संसदीय सचिव है। तो उस कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, उनके पास क्या क्या विभाग उनके पास होते हैं, उनकी क्या पावर होती है, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, वो हम देखेंगे मंत्रिपरिषद की संरचना में। ठीक है, उसके बाद में तीसरा पॉइंट हम देखेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व। ठीक है, इसके क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं? जैसे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, तो ये सभी बातें हम देखेंगे उत्तरदायित्व में। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हाँ, तो मुझे एक बात और याद आ गई कि कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर जो है पॉलिटी की सभी क्लासें जो है हमें मिल नहीं पा रही हैं, कहाँ मिलेंगी? तो वैसे तो हमने इसका एक वीडियो अलग से बना दिया था यूट्यूब पे कि आपको टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है और आपको प्लेलिस्ट कैसे ढूंढनी है। लेकिन ठीक है, वो सब आपके समझ में नहीं आए तो आप तो उन सबको छोड़ो, और सीधा सा आपको क्या करना है? यूट्यूब खोलना है। ठीक है, यूट्यूब खोलना है और उस पर सीधा सा एक चीज़ सर्च करनी है। आपको लिखना है पॉलिटी, लगा के ऐसे बाई, सीधा लिखना है गोपाल, और आगे लगाना है भारद्वाज। ठीक है, तो आपको आसानी से सीधा क्या करना है? यूट्यूब पे सर्च करना है पॉलिटी बाई गोपाल भारद्वाज। ठीक है, इतने में जैसे आप ये सर्च करोगे अपनी सारी क्लासें जो है आपको नीचे दिख जाएंगी। ठीक है, आपको कोई भी कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, कैसे प्लेलिस्ट निकलेगी, क्या टेक्निकल चीज़ें हैं, सबको साइड करो। ठीक है,
आप तो क्या करोगे, एक सिंपल सा काम आपको करना है, यूट्यूब को खोलना है और यूट्यूब को खोल करके वहाँ क्या लिखना है, पॉलिटी बाई गोपाल भारद्वाज। ठीक है, मेरा नाम पता है सभी को, ठीक है गोपाल भारद्वाज। ठीक है, कई लोग ये भी पूछ रहे हैं, कई स्टूडेंट ऐसे पूछते हैं सर आपका नाम क्या है। ठीक है, तो भाई नाम ये है, वैसे तो थंबनेल पे लिखा हुआ होता है, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने एक बार आपको बता दिया। तो आप क्या करोगे, सिंपली अगर आपको पूरी क्लासें एक साथ चाहिए पॉलिटी की, ठीक है, उनको ढूंढना है, आपको प्लेलिस्ट नहीं ढूंढना आ रही है, ठीक है, आपको जो है टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप तो क्या करना है, डायरेक्ट यूट्यूब पे जाना है और ऐसे सर्च मारना है कि पॉलिटी बाई गोपाल भारद्वाज। ठीक है, तो पूरी प्लेलिस्ट नीचे खुल जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हम तीन चीज़ें देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संवैधानिक स्थिति, उसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना, उसके बाद देखेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व। ठीक है, तो संविधान में दो अनुच्छेदों में 74 और 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में संक्षिप्त और सामान्य वर्णन किया गया है। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल हैं, 74 और 75। क्या बताया गया है, इसका गठन और सामान्य वर्णन बताया गया है। अब 74 में क्या है, तो 74 में मंत्रिपरिषद से संबंधित है 74। और आर्टिकल 75 क्या है, ये मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, योग्यताएं, शपथ, वेतन और भत्तों से संबंधित है, आर्टिकल 75। तो आर्टिकल 75 हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो वही आर्टिकल 75 जिसको हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के संबंध में संवैधानिक स्थिति, अब जो हमने पढ़ा था उसको हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे संवैधानिक स्थिति को देखने के लिए। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 74(1). ठीक है, ये 1 है, टाइपिंग मिस्टेक से 2 हो गया। ठीक है, तो 74(1) में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया कि राष्ट्रपति प्रधान जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, उसके बाद में 44वें संविधान संशोधन से क्या प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति जो है इस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और वर्तमान में यही सिचुएशन जो है, यही स्थिति क्या बरकरार है, तो ये हमने देख लिया था। उसके बाद ये हमने देख लिया था कि पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन अगर दोबारा भेज दिया जाता है संसद के द्वारा उसी प्रस्ताव को, तो जो है राष्ट्रपति सलाह देने के लिए बाध्य है। ठीक है, ये 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। उसके बाद आर्टिकल 74(2) है। 74(2) में हमने क्या पढ़ा था कि इस बात की जांच नहीं की जा सकती, या इस सलाह की जांच नहीं की जा सकती कि राष्ट्रपति को सलाह दी गई थी या नहीं दी गई थी मंत्रिपरिषद के द्वारा, या दी गई थी तो कब दी गई थी, क्यों दी गई थी, व्हाट्सएप से दी थी या कॉल करके दी थी, समझ रहे हो, किस प्रकार से दी थी। तो इस मामले की जांच जो है नहीं की जा सकती कि राष्ट्रपति को सलाह दी गई थी या नहीं दी गई थी। ठीक है, अब ये क्यों नहीं कर सकते, तो आर्टिकल से 50 आपने पढ़ा है। जब आर्टिकल 50 आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों में क्या होगा, पृथक्करण होगा, दोनों एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कार्य में ताका झाकी नहीं करेंगे, दोनों क्या रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। आर्टिकल 50 जब हम डीपीएसपी पढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आता है अनुच्छेद 50। क्योंकि अपने सिलेबस में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो नहीं दिए गए हैं, इसलिए हम उनको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 71 और 74(2) समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति पढ़े थे तब भी पढ़ा था, फिर हमने प्रधानमंत्री पढ़ा था। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, अर्थात राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा जिनकी सिफारिश कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, उसके बाद अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये आरपीएससी का क्या फेवरेट पर्सन भी यहाँ से बनता है हर बार। ठीक है, तो आर्टिकल 75(1) क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें यह लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री सहित, मतलब प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा, मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य अधिकतम आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है, 75(1) के में।
तो ये 91वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में कितने सदस्य होंगे, तो वो होंगे लोकसभा की कुल संख्या का 15%। कितने होंगे? लोकसभा की कुल संख्या का 15%। ठीक है। केंद्रीय मंत्री परिषद में भी यही प्रावधान है। ठीक है। और राज्य के विधानसभा उनमें भी 15% ही है, लेकिन केंद्र शासित जो प्रदेश है वहां पर कितना है? ये वहां पर है 10%। तो केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा सदस्यों का कितना प्रतिशत हो सकता है अधिकतम? मंत्री परिषद में 10%। ठीक है। केंद्रीय मंत्री परिषद में कितना है? 15%। और राज्यों में कितना है? 15%। अब बात करें हम मिनिमम की, न्यूनतम की अगर हम बात करें, तो केंद्र में न्यूनतम का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। केंद्र में जो है न्यूनतम संख्या का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है। न्यूनतम संख्या कितनी भी हो सकती है, केंद्र सरकार में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन राज्यों में ये कितनी होती है? राज्यों में इनकी संख्या कितनी होती है? मिनिमम 12। मंत्री परिषद में कितने होने चाहिए? कम से कम 12 तो होने ही चाहिए। जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें, तो राजस्थान में मिनिमम तो कितने हो गए? 12 सदस्य। ठीक है। अधिकतम की अगर हम बात करें, तो राजस्थान की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 200। अब इसका 15% अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 30। तो राजस्थान में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित? तो कितने हो जाएंगे? 1 + 29, एक मुख्यमंत्री प्लस 29 मंत्री। ठीक है। ऐसे ही राजस्थान की अगर हम बात करें, तो मिनिमम कितने, कम से कम कितने मंत्री होंगे राजस्थान में? तो 12। ठीक है। तो इसमें 1 + 11। ठीक है। ये प्रश्न पूछा हुआ है पहले कई बार। क्या होगा? एक मुख्यमंत्री होगा और अन्य कितने मंत्री होंगे? 11 मंत्री। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। 91वें संविधान संशोधन से मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया था। ठीक है। उसमें केंद्रीय मंत्री परिषद में लोकसभा की कुल संख्या का 15% हो सकता है। राज्यों में भी विधानसभा की कुल संख्या का 15% है। कि केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें कितना है? 10% है। ठीक है। मिनिमम की अगर हम बात करें, तो मिनिमम केंद्र सरकार में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है। राज्यों में कितना किया गया है? 12 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। यह हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे आगे। तो इस उपबंध का समावेश 91वें संविधान संशोधन से किया गया, ये हमने देख लिया 2003 से। इसकी धारा 2। ठीक है। आप कई बार जो है धारा भी पूछ लेते हैं। ठीक है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के धारा 2 के तहत ये क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। ठीक है। उसके बाद में यह प्रावधान कब लागू हुआ? तो यह प्रावधान लागू हुआ 1 जनवरी 2004 से। ये भी इम्पोर्टेंट है। यह प्रावधान कब से लागू है? 1 जनवरी 2004 से। ठीक है। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य 81 हो सकते हैं। ठीक है। ये आप खुद निकालना कितने हो सकते हैं। जैसे पहले लोकसभा में सदस्य होते थे अधिकतम 552। ठीक है। फिर क्या हुआ? 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया। अभी जो है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा दो 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 एंग्लो इंडियन को हम मनोनीत करते थे लोकसभा में, उनका प्रावधान जो है अब हटा दिया गया है। ठीक है। ये जब हम लोकसभा पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब अधिकतम कितने हो गए लोकसभा में सदस्य? 550। ठीक है। उसके तहत वर्तमान में कितने हैं? 543। ठीक है। अब 543 का आप निकालते हो कितना? 15%। ठीक है। तो लगभग कितना आता है? 81 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है। तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 81 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। कहीं पर आपको 82 भी मिल जाएगा। ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखें। ये हमने देख लिया केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं अधिकतम, राज्य में भी देख लिया। अब हम बात करते हैं केंद्रीय स्तर पर कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं है, लेकिन छोटे राज्यों में कितना किया गया है? 12 मंत्रियों का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब आगे देखिए। जैसे राजस्थान में न्यूनतम कितने होते हैं? 12 और अधिकतम कितने हो गए? 30। ठीक है। यह भी हमने देख लिया था, निकाल के देखा था। अब आर्टिकल 75 एक ख में क्या प्रावधान किया गया है? इसमें लिखा है कि संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है,
तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए अभी अयोग्य होगा। ठीक है, तो जब राजीव गांधी पीएम थे, ठीक है, पीएम कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है, उस समय क्या किया गया था, एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो क्या किया गया था, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा एक अनुसूची जोड़ी गई थी 10, अनुसूची नंबर 10। ठीक है, 1985 में। इसमें क्या प्रावधान किया गया था, दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी। वर्तमान में कितनी है, 12 है। उनमें से एक अनुसूची 10वीं अनुसूची है। तो 10वीं अनुसूची में जो है किसका प्रावधान किया गया है, दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे। कब किया गया था, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। ठीक है, उस समय हरियाणा में एक मंत्री थे गयाराम। ठीक है, तो गयाराम ने जो है एक दिन में ही कम से कम 10 पार्टियां चेंज कर ली, बदल दी कि मेरे को मंत्री बना दो, मैं आपको समर्थन दे देता हूँ। ठीक है, तो कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। ठीक है, तो वो कांग्रेस से गए थे सुबह, और शाम को भागते भागते वापस कहाँ पर आ गए, सारी पार्टियां चेंज करके कहाँ पर आ गए, वापस कांग्रेस में ही आ गए। तो उस समय एक प्रवक्ता ने कहा था कि जो आयाराम थे, सॉरी जो गयाराम थे, वो अब क्या हो गए, आयाराम हो गए। ठीक है, तो आयाराम और गयाराम की प्रवृत्ति को रोकने के लिए राजीव गांधी जी ने ये प्रावधान लाया कि भाई अगर कोई दल बदलता है, अगर कोई व्यक्ति एक बार दल बदल लेता है, ठीक है, तो वो जो है सांसद पद के लिए, मंत्री पद के लिए क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस सरकार की अस्थिरता को रोकने के लिए, ठीक है, और मंत्रियों को ये सत्ता लोलुपता के चक्कर में दल बदल से रोकने के लिए राजीव गांधी जी ने क्या लेकर के आए, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल से संबंधित है। ठीक है, और इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो वो मंत्री पद के लिए क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और 8 अनुच्छेद 75 एक ख में क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, कि संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसा सदस्य क्या हो जाएगा, मंत्री पद के लिए क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, इतना देख लिया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 75 की। ठीक है, आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 75(2), 75(1) और 75(1) और 1(ख), ये हमने देख लिया था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 75(2) की। ठीक है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये प्रसाद का क्या मतलब है, कृपा। ठीक है, आप भगवान का प्रसाद प्राप्त करते हो, मतलब भगवान की कृपा प्राप्त करते हो। वैसे ही राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन रहते हैं, मंत्री रहते हैं। अर्थात जब तक राष्ट्रपति की कृपा है वो मंत्री बने रहेंगे, और जैसे जिस दिन राष्ट्रपति की कृपा उन पर नहीं रहेगी, जिस दिन राष्ट्रपति की कृपा उन पर नहीं रहेगी, वो क्या रहे, क्या हटा दिए जाएंगे, मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, 75(2) में। इसमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। जब हम आगे, जब क्लास शुरुआत हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि हम मंत्रिपरिषद की संवैधानिक स्थिति, उसकी संरचना और उत्तरदायित्व पढ़ेंगे। तो उसमें से व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का वर्णन कहाँ किया गया है, आर्टिकल 75(2) में किया गया है। ठीक है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना याद रख लो अभी तो कि इसका वर्णन कहाँ किया गया है, 75(2) में। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब चाहे राष्ट्रपति उनको क्या कर सकता है, त्याग पत्र मांग सकता है या उनको बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 75(3) में, 75(3) में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। देखो, जो मंत्रिपरिषद होती है ना, वास्तव में वही सरकार होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरकार बोलते हैं। जैसे अभी आप बोल रहे हो मोदी जी की सरकार आई है, तो मोदी जी की सरकार का मतलब मोदी जी की मंत्रिपरिषद है, मोदी जी की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद है जो क्या कर रही है, देश को पूरा चला रही है। ठीक है, जैसे इसको सिंपल भाषा में आप समझो, भारत की प्रस्तावना है, ठीक है, 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 भारत की प्रस्ताव
भारत की क्या है? प्रस्तावना। भारत की प्रस्तावना अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने उसको नहीं पढ़ा है। लेकिन जो अपना सिलेबस के जो है उसके टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग हम कोर्स को कर रहे हैं। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे भारत का संविधान के स्रोत क्या हैं, भारतीय संविधान की विकास किस तरीके से हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान के भाग, समझ रहे हो, वो चीज़ें मैं आपको बाद में करवाऊंगा, ठीक है। तो उस समय हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रस्तावना में एक बात लिखी हुई है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, समझ रहे हो। तो ये आप जब प्रस्तावना पढ़ोगे तो भारत में जो सत्ता है वो किसके अधीन है, सत्ता किसके, भारत में जनता का शासन है, लोकतंत्र है, तो सत्ता किसके हाथ में है? भारत के, भारत में सत्ता किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में है, ठीक है। किसके हाथ में है? आप लोगों के हाथ में है, समझ रहे हो। जो भारत के नागरिक हैं उनके हाथ में क्या है? सत्ता। और वो क्या करते हैं? मतदान के द्वारा, ठीक है, मत के द्वारा अपने प्रतिनिधि को वो सत्ता स्थानांतरित कर देते हैं। आपका जो भी प्रधानमंत्री है, जो भी प्रतिनिधि है, एमएलए है, ठीक है, सरपंच है या फिर सांसद है, आपने क्या किया? अपनी जो शक्ति थी वो अपने मत के द्वारा किसको दे दी? अपने प्रतिनिधि को दे दी। प्रतिनिधि कहाँ पर जाता है? संसद में, ठीक है। संसद में भी लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा में क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है, आप डायरेक्ट भाग लेते हो उसमें, ठीक है। तो जो लोकसभा है, लोकसभा में जो सामूहिक जो दल है, जो बहुमत प्राप्त दल है, उसके नेता को क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो अब ये जो प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आप प्रत्यक्ष रूप से, आप जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है लोकसभा के सदस्यों का, और आप इसमें डायरेक्ट भाग लेते हो। तो अगर किसी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, ठीक है, लोकसभा में उसको समर्थन प्राप्त है, तो इसका मतलब जनता उसके साथ है, जनता का समर्थन उसको प्राप्त है। लेकिन जैसे लोकसभा में उसको समर्थन प्राप्त नहीं है, इसका मतलब जनता उसके साथ नहीं है। तो जो सरकार है, जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 75(4), राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को तीसरी अनुसूची, कौन सी अनुसूची? तीसरी अनुसूची। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है और तीसरी में क्या है? तो पहली अनुसूची में तो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है, और तीसरी अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? शपथ के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो मंत्रियों की शपथ कहाँ पर लिखी हुई है? तीसरी अनुसूची में लिखी हुई है। अब आपको मुझे यह बताना है कि राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन जो है कौन से आर्टिकल में किया गया है, यह आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। और अपने उपराष्ट्रपति भी हो चुका है, तो उपराष्ट्रपति की शपथ कौन से आर्टिकल में की गई है, ये भी आप कमेंट करके बताओगे। यह आपका होमवर्क है, ठीक है, रिविजन के लिए। तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों की शपथ कहाँ पर लिखी हुई है? तीसरी अनुसूची में। कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। दो प्रकार की शपथ दिलाता है, एक तो पद की और एक गोपनीयता की। एक तो मंत्री पद का जो मंत्री पद के लिए शपथ होती है वो दिलवाता है, एक गोपनीयता की, कि भाई मंत्री के, जब आप मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर आप किसी कहीं बता देते हो तो उसके लिए सरकार खतरे में आ सकती है, पूरा देश खतरे में आ सकता है, या फिर जो सार व्यक्ति है, जो आम जन है, वो भी संकट में आ सकता है। इसलिए आपकी सूचना इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है कि आप किसी भी सिचुएशन में, जब तक वो सार्वजनिक हित में नहीं हो और टीम भावना से काम निर्णय नहीं लिया जाए, आप किसी को भी जो है अपने जो मंत्री परिषद की बैठक में क्या बातें हुई थी वो आप किसी को बताओगे नहीं, ठीक है। तो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा कौन? दिलाएगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 75(5) की, ठीक है। यदि कोई मंत्री किसी सदन का सदस्य ना हो और उसे मंत्री बना दिया जाए तो उसे मंत्री बनने के 6 माह के
भीतर भीतर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। ये हमने देखा था जब हमने प्रधानमंत्री पढ़ा था, तब भी हमने देखा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, ठीक है। उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, 6 माह के भीतर भीतर क्या करना पड़ेगा, किसी भी सदन की सदस्यता जो है ग्रहण करनी पड़ेगी। ये जब मैंने निर्वाचन आयोग पढ़ाया था तब भी मैंने आपको प्रणब मुखर्जी का उदाहरण दिया था, और टीएन शेषन ने, मैंने आपको बताया था कि पीएम जो नरसिम्हा राव है उन्होंने प्रणब मुखर्जी को वाणिज्य मंत्री नियुक्त किया था। उसके बाद टीएन शेषन जो थे उन्होंने चुनाव होने नहीं दिए, वो राज्यसभा से चुनाव लड़ रहे थे और 6 महीने तक चुनाव नहीं हुए, तो 6 महीने तक वो किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने क्या दिया, इस्तीफा दिया, ठीक है। तो अगर कोई मंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे क्या कर सकते हैं, मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 माह के लिए, ठीक है। यह 2 बातों की ओर इंगित करता है। 2 बातें कौन कौन सी हैं, एक तो प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री संसद के किसी भी सदन से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यह मैंने आपको जब प्रधानमंत्री पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो प्रधानमंत्री है वो संसद के किसी भी सदन से हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में जो है हाउस ऑफ कॉमन्स से, वहाँ पर 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। तो जो निचला सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स, प्रधानमंत्री को उसका सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में दोनों सदनों से जो है उस व्यक्ति को चुना जा सकता है, ठीक है। एक बात तो ये बताता है आर्टिकल 75(5). यदि और दूसरी बात, कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे प्रधानमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है। ये 2 बातें हैं, ठीक है। एक तो प्रधानमंत्री किसी भी सदन से हो सकता है, और दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सांसद को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है अर्थात वो सांसद नहीं है, तो उसको क्या बनाया जा सकता है, 6 महीने के लिए मंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, ठीक है। ये हमें यहाँ से पता चलता है। तो अब इन्होंने क्या किया, 6 महीने के लिए क्या कर दिया, प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, मंत्री नियुक्त कर दिया, ठीक है। ये उच्चतम न्यायालय ने भी निर्णय दिया था, कब दिया था, एसपी बनाम एचडी देवगौड़ा मामले 1997 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समयावधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा उसको क्या करेंगे, प्रधानमंत्री पद से हटा देंगे। यह भी हमने देख लिया, ठीक है। तो भारत में क्या जुगाड़ है कि भाई 6 माह के लिए बना सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं तो 6 माह के लिए तो बना ही सकते हैं। और हर व्यक्ति के मन में एक इच्छा होती है, हर सांसद के मन में, कि मैं प्रधानमंत्री तो जरूर बनूं, भले ही एक दिन के लिए ही बनूं, लेकिन प्रधानमंत्री जरूर बनूं, ठीक है। तो इन्होंने क्या तोड़ निकाला इसका, मंत्री होते हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, भाई एक व्यक्ति को 6 माह के लिए, इन्होंने क्या 6 माह के लिए मंत्री बना दिया, ठीक है, प्रधानमंत्री बना दिया। अब इन्होंने क्या किया, इसका इस्तीफा ले लिया 6 माह बाद, और वापस इसको क्या बना दिया, 6 माह के लिए प्रधानमंत्री बना दिया, फिर वापस ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ऐसे तो 5 साल तक पूरा निकाल देंगे, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा नहीं नहीं भाई साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप 6 माह के बाद अगर एक बार किसी व्यक्ति को 6 माह के लिए प्रधानमंत्री बना दिया या फिर मंत्री बना दिया और वो किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो आप क्या करोगे, दोबारा उस व्यक्ति को मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। ये ऐसा निर्णय किसने दिया, उच्चतम न्यायालय ने। कौन से मामले में दिया था, SR चौधरी बनाम पंजाब राज्यवाद 2001 में। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने क्या बोला कि ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उसको एक बार मंत्री नियुक्त किया जा चुका हो, केवल एक बार नियुक्त कर सकते हो, ठीक है, उसे दोबारा मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगर वो ऐसा करते हो, ठीक है, और दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। ये हमने कहाँ पढ़ा था, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। पहले क्या कहा था कि वह 6 माह के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त कर सकते हो, ठीक है। लेकिन
फिर बाद में क्या बोला 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में तो ये बात बोल दी थी कि भाई आप 6 माह के लिए, इसका ये भी याद कर लेना, ठीक है। कौन से मामले में? एसपी बनाम आनंद बनाम एचडी देवगौड़ा। क्योंकि कई बार पॉलिटी में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि एक तरफ तो क्या केस दिए होते हैं, ठीक है, वाद दिए होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, और दूसरी तरफ उनका सन लिखा हुआ होता है, ठीक है। जैसे प्रश्न क्या आएगा? एसपी आनंद बनाम एचडी देवगौड़ा, ठीक है, एक तरफ ये लिखा होगा और एक तरफ क्या लिखा होगा, इसके सन लिखे हुए होंगे, ठीक है, और इधर सारे वाद लिखे हुए होंगे। जब आप प्रीवियस ईयर प्रश्न देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे प्रश्न जो है आए हुए हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि एस पी आनंद बनाम एच डी देवगौड़ा मामला कब आया था? 1997 में, ठीक है। और ऐसे ही आपको ये भी याद होना चाहिए कि एस आर चौधरी बनाम पंजाब राज्यवाद कब आया था? 2001 में। तो इन दोनों का आपको ईयर याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो 1997 में तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला था कि 6 माह के लिए आप प्रधानमंत्री या फिर मंत्री नियुक्त कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने नेताओं ने क्या इसका दुरुपयोग करना शुरू किया, तो 2001 में एस आर चौधरी बनाम पंजाब राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि आप ऐसे व्यक्ति को जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसको एक बार मंत्री या प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप जो है उसको मंत्री पद के लिए नियुक्त नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। और दूसरी बात क्या बोली कि अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है, दल बदल का दोषी है, तो वो क्या होगा? मंत्री पद के लिए भी क्या होगा? अयोग्य होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई एस आर चौधरी बनाम। अब आगे देखते हैं कार्यकाल, मंत्री परिषद का कार्यकाल। तो कार्यकाल, जब हमने प्रधानमंत्री का कार्यकाल पढ़ा था, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या होता है? मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। और अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है या प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त समाप्त हो जाता है लोकसभा में, या फिर प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है पूरी ही, ठीक है, नए सिरे से नियुक्त किया जाता है। तो जैसे प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा होता है, वैसे मंत्रिपरिषद का कार्यकाल भी पूरा हो जाता है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है। मंत्रिपरिषद तब तक ही अपने पद पर रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में क्या प्राप्त है? विश्वास मत प्राप्त है। लोकसभा, लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा, ठीक है। और प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया जाता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है तब तक मंत्रिपरिषद का कार्यकाल रहता है। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल कितना रहता है? 5 वर्ष रहता है, ठीक है। सामान्यतः कार्यकाल कितना रहता है? 5 वर्ष। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको जो है, जब तक इसको बहुमत प्राप्त है तब तक ये बनी रहती है। व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री का उसके प्रति विश्वास पर निर्भर करता है, ठीक है। जो मंत्री है उसका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। ये तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल देखा हमने, ठीक है। अब हम बात करें मंत्रिपरिषद का, मंत्री का कार्यकाल। तो मंत्री का जो कार्यकाल होता है वो वस्तुतः किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है प्रधानमंत्री के विश्वास पर। अगर प्रधानमंत्री को लग रहा है कि भाई कुछ गड़बड़ है, तो प्रधानमंत्री या तो उससे त्यागपत्र ले सकता है या फिर राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि इस मंत्री को क्या कर दो, आप बर्खास्त कर दो, ठीक है। ये देख लिया। अब आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री कभी भी राष्ट्रपति से किसी मंत्री को उसके पद से हटाने की सिफारिश कर सकता है, ये हमने देख लिया, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन वैसे निश्चित नहीं हो सकता है। मंत्रिपरिषद को जो है पहले भी बर्खास्त या त्यागपत्र लिया जा सकता है जब उसको विश्वास मत प्राप्त नहीं हो लोकसभा में, या फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए उसके खिलाफ लोकसभा में, तो क्या है, उसको बर्खास्त किया जा सकता है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ऐसे ही मंत्री का कार्यकाल भी किस पर डिपेंड करता है? प्रधानमंत्री के विश्वास पर निर्भर करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 75(6). तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद निर्धारित करती है, ठीक है, ये हमने देख लिया था। एक मंत्री एक संसद सदस्य को दिए जाने वाले वेतन भत्ते प्राप्त करता है, क्योंकि जो सांसद होता है, जो किसी सदन का सदस्य होता है, वही क्या बनता है? मंत्री बनता है, ठीक है। तो
जो सांसद को जो वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं वो किसको प्राप्त होते हैं, एक मंत्री को और प्रधानमंत्री को प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त वह विषय भत्ते, ठीक है, मुफ्त आवास प्राप्त होता है उनको, यात्रा भत्ता और स्वास्थ्य सुविधा आदि प्राप्त करता है। इसके अलावा सन 2001 में प्रधानमंत्री का व्यय विषय भत्ता बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 1500 से 3000 कर दिया गया। और केंद्रीय मंत्री के लिए 1000 रुपये से बढ़ा कितना कर दिया, 2000 रुपये। और राज्य मंत्री के लिए 500 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1000 रुपये कर दिया गया है। और उप मंत्री के लिए 300 से बढ़ा के 600 रुपये प्रति माह कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ तो कोई आपके कोई काम की नहीं है, आपको नहीं पूछेंगे कि किसका वेतन भत्ता कितना है, कितना दिया गया है। लेकिन अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उसके बारे में मेरा उद्देश्य है कि आपकी समझ विकसित हो, आपकी समझ डेवलप हो, उस टॉपिक के बारे में आपका इंटरेस्ट जगे, समझ रहे हो। केवल पढ़ना और उतारना ही पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। आपको क्या उस सब्जेक्ट के प्रति, उस टॉपिक के प्रति आपका इंटरेस्ट भी, आपकी अवेयरनेस भी बढ़नी चाहिए। जैसे आप अखबार पढ़ते हो, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि चल क्या रहा है, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर में आता है कि ये व्यक्ति जो है कैबिनेट मंत्री है, ठीक है, केंद्रीय मंत्री, ठीक है, फिर राज्य मंत्री, उसके बाद में उप मंत्री, ये इस व्यक्ति को उप मंत्री बनाया गया, इस व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो ये होते क्या है, समझ रहे हो। जब आप न्यूज़ पढ़ो तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई, इसका मतलब क्या है, राज्य मंत्री का मतलब क्या होता है, उप मंत्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि भाई इसको, इनका खर्चा कैसे चलता है, इनको किस प्रकार से वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। ये चीज़ें आपके सामान्य जानकारी के लिए होनी चाहिए। वैसे एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे किसको कितना वेतन मिलता है, कितना वेतन भत्ता मिलता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो उसके बारे में आपको अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जब आप टॉपिक पढ़ो, जैसे कोई न्यूज़ पढ़ो या किसी से बात करो, जैसे आप चुनाव के टाइम पे आप किसी से बात करते हो, तो अवेयरनेस आपके दिमाग में होनी चाहिए, उस टॉपिक के बारे में आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें कि आसपास चल क्या रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम आगे पढ़ेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना, तो उसमें हम देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री क्या होता है, कैबिनेट मंत्री क्या कौन होता है, राज्य मंत्री कैसे बनते हैं, उप मंत्री कैसे बनते हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको जो है ध्यान में रहनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको जो है करवाया है, ठीक है। वैसे एग्जाम की दृष्टि से ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब हमने देखा आर्टिकल 74 देख लिया है, आर्टिकल 75 देख लिया है, ठीक है। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। 3 चीज़ें, संवैधानिक स्थिति, उसकी संरचना, और क्या पढ़ने वाले हैं, उत्तरदायित्व। तो हमने संवैधानिक स्थिति में 2 आर्टिकल पढ़ लिया, आर्टिकल 74 आर्टिकल 75। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 77 के बारे में, ठीक है। वैसे तो 77 जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तब पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब जो है चीज़ें बार बार, जैसे ये हम क्या पढ़ रहे हैं, संघ की कार्यपालिका, ठीक है। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका कौन से भाग में है, भाग 5 में, ठीक है। संघ की कार्यपालिका कौन से भाग में है, भाग 5 में। और उसमें संघ की कार्यपालिका के भाग कौन कौन होते हैं, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, फिर प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है। तो ये हम संघ की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं और सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। तो इनमें क्या चीज़ें एक दूसरे से को रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, संबंधित है। तो चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी, तो आपको चीज़ें जो है याद होंगी, समझ रहे हो। तो चीज़ें आपको, जब आप कंटिन्यू क्लास लेते हो सीरीज से, ठीक है, अगर आपने पहली वाली क्लास देखी है तो इससे पहले जो क्लास आपने देखी है, तो ये वाली क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि ये चीज़ें जो है उससे जुड़ी हुई हैं। पीछे वाली क्लास से ये सारी चीज़ें क्या है, जुड़ी हुई हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। इससे चीज़ें आपको क्या होती हैं, याद होती हैं। तो आप क्या पूरी क्लास से देखनी है सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो हम आर्टिकल 77 की बात करते हैं, आर्टिकल 77। तो भारत सरकार के कार्य संचालन, भारत सरकार के कार्य संचालन किसके नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। तो आर्टिकल 71 में क्या लिखा हुआ है कि भारत सरकार के समस्त कार्य संचालन राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, ठीक है। और किस तरीके से किए जाएंगे, तो इस तरीके से किए जाएंगे कि उनकी मान्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ आर्टिकल 72 में। फिर आर्टिकल 73, आर्टिकल 77(3) की बात अगर हम करें, तो राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य का क्या करेगा, आवंटन करेगा, ठीक है।
अब देखो, हमने पढ़ा था आर्टिकल 53। तो आर्टिकल 53 जब हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था कि भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसके अधीन होंगी? राष्ट्रपति के अधीन होंगी। और राष्ट्रपति इनका प्रयोग संविधान के अकॉर्डिंग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों की सहायता से करेगा, ठीक है। तो जैसे अलग अलग विभाग हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं। एक देश को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को अकेला राष्ट्रपति तो कर नहीं सकता। तो वो क्या करता है कि अधीनस्थों की सहायता लेता है और कार्य आवंटन करता है, ठीक है। जैसे गृह विभाग किसी और को सौंप दिया, वित्त विभाग किसी और को सौंप दिया, ठीक है, कृषि विभाग किसी और को सौंप दिया। तो वो कार्य वो क्या करता है? आवंटन करता है। कार्य वो क्या करता है? आवंटन। तो ये कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 77(3) में। और इसके लिए नियम कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। इसके लिए कौन नियम बना सकता है? राष्ट्रपति नियम बना सकता है। तो राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, उन्होंने नियम बनाया। तो क्या नियम बनाया? उन्होंने भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 बनाया, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए। तो आपको ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है पहले, आगे भी पूछा जा सकता है कि भारत के जो कार्य आवंटन है, ठीक है, कार्य आवंटन कौन करता है? कार्य आवंटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन विभागों का आवंटन कौन करता है? तो वो करता है प्रधानमंत्री। विभागों में फेरबदल कौन करता है? वो कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर कार्य आवंटन पूछा है प्रश्न में, तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। अगर विभागों का आवंटन पूछा है और विभागों में फेरबदल कौन करता है ये पूछा है, तो क्या आएगा आंसर? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने क्या बनाया? कार्य आवंटन नियम 1961 बनाया। और इसी नियम के नियम 4 के तहत मंत्रियों के विभागों का आवंटन किस प्रकार से होता है वो देखो। मंत्रिमंडल सचिवालय को आवंटित भारत सरकार का कार्य, भारत सरकार के कार्य किसको आवंटित समझे जाएंगे? प्रधानमंत्री को आवंटित समझे जाएंगे। और सदैव उन्हें आवंटित किया गया समझा जाएगा। प्रधानमंत्री को आवंटित किया जाएगा और उन्हें सदैव आवंटित किया हुआ समझा जाएगा। तो किसके अधीन रहेंगे सारे विभाग? प्रधानमंत्री के, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से एक मंत्री के भार में एक या अधिक विभाग सौंप कर मंत्रियों में भारत सरकार के कार्य का आवंटन कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से कार्य करेगा, ये हम देख चुके हैं। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह से एक मंत्री को एक विभाग या एक से अधिक विभाग सौंप सकता है, ठीक है। अब आगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से किसी मंत्री को उक्त उपनियमों में से किसी के अधीन कार्य आवंटित करने के संबंध में अन्य मंत्री या उपमंत्री को उन कार्यों का पालन करने के लिए उसे सौंपा जाए संयुक्त कर सकता है, ठीक है। दो मंत्रियों को, ठीक है, एक विभाग सौंप सकता है। एक विभाग में से किसी विशेष कार्य को दूसरे मंत्री को सौंप सकता है, या किसी की सहायता के लिए। तो एक विभाग में एक मंत्री लगा हुआ है, उसकी सहायता के लिए दूसरे व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया आर्टिकल 77। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 78 की। आर्टिकल 78 में लिखे हुए हैं प्रधानमंत्री के कर्तव्य। क्या लिखे हुए हैं? प्रधानमंत्री के कर्तव्य। और मेरे ख्याल से ये जो आर्टिकल हम शायद चौथी या पांचवी बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति में भी आया था, फिर हमने उपराष्ट्रपति वो पढ़ा था प्रधानमंत्री, तब भी इसको कई बार पढ़ा था, ठीक है। और आज फिर पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 78, ठीक है। 78 में क्या लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो प्रधानमंत्री के कितने कर्तव्य हैं? 3 कर्तव्य हैं। कितने कर्तव्य हैं? 3 कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य क्या है? कि प्रधानमंत्री संघ के प्रशासन, ठीक है, संघ के प्रशासन या संघ की कार्यपालिका और विधायिका, ठीक है, मतलब आपने क्या कानून बनाया, क्या विधि निर्माण की है, उसकी सूचना किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। यहाँ तो प्रधानमंत्री खुद सूचना दे देगा, ठीक है, सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करे। दूसरा कर्तव्य क्या है? कि जब राष्ट्रपति उसे सूचना मांगे प्रधानमंत्री से, संघ के प्रशासन संबंधी तथा विधि निर्माण संबंधी सूचना मांगे, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को वो सूचना उपलब्ध करवाए। ये क्या है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, ठीक है। उसके बाद किसी विषय पर अगर किसी मंत्री ने निर्णय लिया है, किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया, ठीक है, उनको लगा आइडिया सही नहीं है, तो वो राष्ट्रपति के पास जा सकता है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को कह सकता है कि भाई इसके ऊपर विचार करो, इस आइडिया के ऊपर क्या करो? विचार करो। तो ऐसा विचार नहीं किया गया तो राष्ट्रपति द्वारा कहे जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखना, ये क्या है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, ठीक है। तो आर्टिकल 78 में क्या है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य। कितने कर्तव्य हैं? 3 कर्तव्य।
अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 88 की, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, सदन में मंत्रियों के अधिकार, ठीक है। इसमें दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक तो लिखा हुआ है मंत्रियों के अधिकार, और एक क्या लिखा हुआ है, महान्यायवादी के विशेषाधिकार। मंत्रियों और महान्यायवादी के विशेषाधिकार लिखे हुए हैं आर्टिकल 788 में, तो हम इसको देखेंगे। और शुरुआत करते हैं आर्टिकल 88 की। प्रत्येक मंत्री किसी भी सदन में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार होगा, ठीक है। आर्टिकल 88 में क्या लिखा हुआ है, मंत्रियों और महान्यायवादी के विशेष अधिकार, ठीक है। विशेष अधिकार को बारे में कौन उल्लेख करता है, आर्टिकल 88। तो पहला अधिकार क्या है कि अगर प्रत्येक जो मंत्री है, ठीक है, मंत्री क्या होगा, लोक जो संसद होती है, ठीक है, संसद में दो सदन होते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। अब वो व्यक्ति जो मंत्री है वो या तो लोकसभा से होगा या किससे होगा, राज्यसभा से होगा, ठीक है। तो उस व्यक्ति को भले वो राज्यसभा से है भले वो लोकसभा से है, उसे किसी भी सदन में, समझ रहे हो, अगर वो राज्यसभा से है तो लोकसभा में, और लोकसभा से है तो राज्यसभा में क्या करने का अधिकार होगा, बोलने का अधिकार होगा और भाग लेने का अधिकार होगा, ठीक है। अगर कोई लोकसभा का सदस्य है तो वो राज्यसभा की कार्रवाई में आकर के बैठ सकता है, ठीक है, यहाँ भाग ले सकता है, बोल सकता है, ठीक है। अगर कोई राज्यसभा का है तो वो लोकसभा में जा सकता है, वहाँ भाग ले सकता है, बोल सकता है, ठीक है। उसके बाद उसे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108 में क्या लिखा हुआ है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये हम जब लोकसभा पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। संयुक्त बैठक और संसदीय समिति, ठीक है, संसदीय समितियों को भी हम पढ़ेंगे जब हम संसद पढ़ेंगे, ठीक है। संसद में हम राज्यसभा पढ़ेंगे, उसके बाद लोकसभा पढ़ेंगे, उसके बाद हम संसदीय समितियां पढ़ेंगे, ठीक है। तो संसदीय समिति जिसका उसे सदस्य बनाया गया है उसकी बैठक में भाग लेने का अधिकार है, ठीक है। किसी भी सदन में भाग ले सकता है, संयुक्त बैठक और संसदीय समिति में जिसका उसे सदस्य बनाया गया वहाँ क्या कर सकता है, भाग ले सकता है, ठीक है। अब एक मंत्री, ठीक है, जो संसद के किसी एक सदन का सदस्य है दूसरे सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, परंतु उस सदन में मत नहीं दे सकता, ठीक है। अब जैसे वही मंत्री है वो राज्यसभा से है, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य है। अब वो क्या करता है, लोकसभा में भाग लेता है, ठीक है। लोकसभा में क्या करता है, लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेता है, तो वो यहाँ क्या कर सकता है, बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, मत नहीं दे सकता, ठीक है, मतदान नहीं कर सकता वो। अगर कोई लोकसभा का सदस्य है और वो राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले रहा है तो वो यहाँ भी क्या कर सकता, क्या नहीं कर सकता, मतदान नहीं दे सकता। मतदान कहाँ कर सकता है, जिस सदन का वह सदस्य है वहाँ क्या कर सकता है, मतदान कर सकता है, किसी अन्य सदन में मतदान नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं मंत्रिपरिषद की संरचना, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या देखा है, अभी तक हमने बात करी है मंत्रिपरिषद की, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है। हमने पढ़ा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, हम पढ़ रहे हैं उसकी संवैधानिक स्थिति, संवैधानिक स्थिति हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संवैधानिक स्थिति पढ़ चुके हैं, उसमें हमने पढ़ा था आर्टिकल 74, 75, 77, 78, ठीक है, सॉरी 78 पढ़ा था, और उसके बाद हमने पढ़ा था 88। तो इतने अनुच्छेद हम जो है पढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये याद हो गए होंगे। 74 याद हो गया होगा क्या लिखा हुआ है, 75 में क्या लिखा हुआ है ये भी याद हो गया होगा, 77 में क्या लिखा हुआ है ये भी याद हो गया होगा, 78 और 88, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद की संरचना, ठीक है। तो अब हम देख मंत्रिपरिषद की संरचना में मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, ठीक है। पहले मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। मंत्रिपरिषद, मंत्रियों की कितनी श्रेणियाँ होती हैं, 3 श्रेणियाँ होती हैं। तीन श्रेणियाँ होती हैं, 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी होती हैं। पहली श्रेणी तो कौन होती है, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। कौन से मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री। दूसरे कौन से होते हैं, राज्य मंत्री।
और तीसरे कौन से होते हैं, उप मंत्री। ठीक है, 3 श्रेणियां होती हैं किसकी, मंत्रियों की। ठीक है, तो कैबिनेट जो मंत्री होते हैं इनको क्या दिया जाता है, महत्वपूर्ण विभाग दिए जाते हैं। जो सरकार के महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, वित्त होती है, रक्षा होते हैं, गृह मंत्रालय होते हैं, ये सारे किसको दिए जाते हैं, कैबिनेट मंत्रियों को दिए जाते हैं। और ये व्यक्ति क्या करते हैं, कैबिनेट मंत्रियों में, कैबिनेट की जो बैठक होती है उनमें भाग लेते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही होते हैं, पदक्रम में सबसे ऊपर यही होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं, केवल राज्य मंत्री। तो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों की तरह ही कार्य करते हैं। कैबिनेट मंत्रियों की तरह ही उनको महत्वपूर्ण विभाग, महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपे जाते हैं और वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं। दूसरी बात, लेकिन ये कैबिनेट की मंत्रियों की जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें भाग नहीं लेते हैं। लेकिन जब तक इनको बुलाया नहीं जाए, अगर इनको बुलाया जाता है इनके विशेष कार्य के लिए, इनके विभाग से संबंधित कार्यों के लिए, तो ये क्या करते हैं, कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री और के क्या होते हैं, सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, इनकी देख रेख में, कैबिनेट मंत्रियों की देख रेख में कार्य करते हैं और सभी कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती है, कैबिनेट मंत्रियों की होती है। उसके बाद होते हैं उप मंत्री। उप मंत्री क्या करते हैं, उप मंत्री राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री, इनके प्रशासनिक और जो राजनीतिक जो सहयोगी होते हैं वो कौन होते हैं, उप मंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की श्रेणियां हैं मंत्रियों की। इसके अलावा संसदीय सचिव होते हैं और उप प्रधानमंत्री, वो हम डिटेल से देखेंगे। तो मंत्री परिषद की संरचना में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। मंत्री परिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, अब हम तीनों को अलग अलग देखेंगे। इनमें अंतर की अगर हम बात करें कि इनमें डिफरेंस कहाँ होता है, तो अंतर केवल इतना होता है पदक्रम में। जैसे कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो पदक्रम में ऊपर होते हैं, फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है, उसके बाद कौन होता है, राज्य मंत्री होता है, और उसके बाद कौन होता है, उप मंत्री होता है। ठीक है, इनका वेतन थोड़ा सा अधिक होता है। ठीक है, राजनीतिक महत्व के हिसाब से बनाए जाते हैं, तो ये इनमें अंतर डिसाइड करते हैं। इन सभी मंत्रियों का प्रमुख एक ही होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री, जो सरकार का उच्चतम कार्यकारी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन तीनों मंत्रियों के बारे में, विशेष बात करेंगे अलग अलग डिटेल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कैबिनेट मंत्री की। ठीक है, ये हमने देख लिया कि मंत्रियों की श्रेणियां कितनी होती हैं, 3 श्रेणियां होती हैं मंत्रियों की, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, अब कैबिनेट मंत्री की अगर हम बात करें तो इनके पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मामले जैसे रक्षा, गृह, वित्त, विदेश और अन्य मंत्रालय होते हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो किसको सौंपे जाते हैं, कैबिनेट मंत्रियों को। ठीक है, उसके बाद वे कैबिनेट के सदस्य भी होते हैं। ये क्या होते हैं, कैबिनेट के सदस्य होते हैं, ये कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कैबिनेट मंत्री हमने देख लिया, कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। ठीक है, ये कैबिनेट की बैठकों में भाग भी लेते हैं और इनकी जो महत्वपूर्ण जो विभाग होते हैं, मंत्रालय होते हैं, वो किसको सौंपे जाते हैं, कैबिनेट मंत्रियों को सौंपे जाते हैं। ठीक है, कैबिनेट के सदस्य होते हैं, बैठकों में भाग लेते हैं, महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करते हैं। ये हो गए कैबिनेट मंत्री। उसके बाद हम बात करते हैं राज्य मंत्री की। तो राज्य मंत्री क्या करते हैं, राज्य मंत्रियों की 2 श्रेणियां होती हैं। ठीक है, कितनी श्रेणियां होती हैं, 2 श्रेणियां। एक तो होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक होते हैं राज्य मंत्री। ठीक है, एक तो होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले और एक होते हैं केवल राज्य मंत्री। तो इन दोनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या करते हैं, ये अपने मंत्रालय का कार्य कैबिनेट मंत्री की तरह ही पूरी शक्ति व स्वतंत्रता से करते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, तो राज्य मंत्री कौन से, जिनको स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री की तरह अपना कार्य करते हैं। हालांकि ये क्या नहीं करते, कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते। ठीक है, तो प्रश्न में ऐसा दिया जा सकता है कथन कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं, जबकि नहीं लेते हैं। तो आपको याद रखना है क्या, भाग नहीं लेते हैं। फिर कैबिनेट की
बैठकों में भाग भी नहीं लेते हैं और कैबिनेट के सदस्य भी नहीं होते हैं। वे तब तक बैठक में भाग नहीं लेते जब तक उन्हें उनके मंत्रालय से संबंधित किसी कार्य हेतु विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया जाता है। बिना निमंत्रण, बिना आमंत्रण के नहीं जाते भाई, बिना बुलावा नहीं जाते ये। जब तक वो बुलाएंगे, सब परिवार बुलाएंगे तभी जाएंगे, ठीक है। बिना बुलाए ये जो है कहीं नहीं जाते स्वतंत्र मंत्री, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो इनकी विशेषताएं आपको याद रखनी है। एक तो ये कैबिनेट मंत्री की तरह कार्य करते हैं। दूसरा, ये कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। तीसरा, कब तक नहीं लेते हैं, जब तक इनको बुलाया नहीं जाए विशेष रूप से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, राज्य मंत्री की। ये हमने देखा, कैबिनेट मंत्री हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, राज्य मंत्री, ठीक है। वो क्या होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी बनाया जाता है, ठीक है। इनके पास कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, ये कैबिनेट मंत्रियों के सहयोग के लिए बनाए जाते हैं। सहयोग के मामलों में कैबिनेट मंत्री के मंत्रालय के विभागों का प्रभार दिया जाता है, ठीक है। अथवा मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य या तो उनको कोई विभाग सौंप दिया जाता है, या फिर क्या किया जाता है, जैसे किसी कैबिनेट मंत्री के पास 2-3 विभाग हैं, तो एक विभाग उसने अपने सहयोगी को सौंप दिया, ठीक है। या फिर वो क्या करता है, कोई विशेष कार्य किसको सौंप देते हैं, किस राज्य मंत्री को सौंप देते हैं। या फिर ये दोनों ही मामलों में क्या करते हैं, कैबिनेट मंत्री की देखरेख, सलाह और उसकी जिम्मेदारी पर काम करते हैं। लास्ट में जिम्मेदारी किस पर आएगी, वो कैबिनेट मंत्री पर ही आएगी। अगर इनसे कोई गलती होती है तो भी किस पर जिम्मेदारी आएगी, कैबिनेट मंत्री पर। तो आपको ये समझ में आ गया कैबिनेट मंत्री कैसे काम करते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कैसे काम करता है, और राज्य मंत्री कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं उप मंत्री की। एक उप मंत्री किस तरीके से काम करता है, उप मंत्री किसे बनाया जाता है, उसकी क्या पावर होती है, ठीक है। तो उप मंत्री क्या करता है, ये इन्हें कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों के प्रशासनिक और राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। तो संसद के कुछ कार्य होते हैं, प्रशासनिक कार्य होते हैं, उसमें सहायता के लिए राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के पास इतना सारा काम होता है कि उनको हर कार्य वो नहीं कर पाते, तो उसके लिए इन्होंने सहयोगी के रूप में उप मंत्री होते हैं, ठीक है। वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, तथा कैबिनेट की बैठकों में भी भाग नहीं लेते। उप मंत्री ना तो कैबिनेट के सदस्य होते हैं और ना ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया। हमने क्या देखा है, मंत्रियों की श्रेणियाँ। तो मंत्रियों की 3 श्रेणियाँ देखी हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के 2 भाग होते हैं, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार, या फिर स्वतंत्र और दूसरा होता है राज्य मंत्री। उसके बाद हमने देखा है उप मंत्री, ठीक है। तो तीनों श्रेणियाँ हमने देख ली, इनके बारे में बात भी कर ली। अब हम बात करते हैं संसदीय सचिव की, ठीक है। संसदीय सचिव क्या करते हैं, यह मंत्रियों की एक अलग श्रेणी होती है, ठीक है। मंत्रियों की श्रेणी है, लेकिन ये क्या करते हैं, अंतिम श्रेणी में आते हैं, इनके पास कोई विभाग नहीं होता है, ठीक है। मंत्रियों की एक और श्रेणी भी है, जिन्हें क्या कहते हैं, संसदीय सचिव कहा जाता है। ये मंत्रिपरिषद की अंतिम श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इनके पास कोई क्या नहीं होता है, विभाग नहीं होता है। ये वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यों में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। हालांकि 1967 से राजीव गांधी की सरकार के प्रथम विस्तार के बाद छोड़कर कोई भी संसदीय सचिव नियुक्त नहीं किया गया है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जनरली कोई जो युवा सांसद होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, वो जो युवा सांसद होते हैं उनके और राजनीतिक करियर को ऊपर उठाने के लिए क्या करते हैं, संसदीय सचिव नियुक्त कर देते हैं। किसके लिए, किसके रूप में, जो मंत्री होते हैं उनके सहयोगी के रूप में। जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं उनके सानिध्य में रहते हैं, तो ये कुछ सीखते हैं जो युवा सांसद होते हैं, ठीक है। तो उन युवा सांसदों को खुश करने के लिए क्या दे दिया जाता है, संसदीय सचिव का पद दे दिया जाता है। लेकिन ये जो है राजीव गांधी ने जब पहली बार सरकार बनी थी तब तो इनको बनाया था, उसके बाद से किसी को नियुक्त नहीं किया गया है, ठीक है। ये हमने देख लिया संसदीय सचिव। इसके अलावा कई बार मंत्रिपरिषद में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जा सकता है, ठीक है। उप प्रधानमंत्री मुख्यतः राजनीतिक कारणों से नियुक्त होते हैं, ठीक है। तो हमने ये क्या देखी है, मंत्रियों की श्रेणियाँ। मंत्रिपरिषद की संरचना देखी है। मंत्रिपरिषद की संरचना में क्या देखा है, हमने 3 प्रकार के मंत्री देखे हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री के 2 भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं, एक तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है और दूसरा क्या है, राज्य मंत्री। उसके बाद में हमने देखा है संसदीय सचिव, उसके बाद देखा है उप प्रधानमंत्री। अब जो है यहाँ तक देखने के बाद में
आपका भी मन कर रहा होगा कि जब इतना नॉलेज ले लिया है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में, इतना पढ़ लिया है, ठीक है, तो आपके मन में ये तो भावना जो है उठ रही होगी मन में कि वर्तमान में कौन कैबिनेट मंत्री है, कौन सरकार में क्या है, कौन राज्य मंत्री है, राजस्थान से कौन है, उसके बारे में जानने की आपके ललक तो उठ रही होगी, ठीक है। तो इसको दो तरीके से इस इच्छा को पूरा किया जा सकता है। एक तो आप जो है खुद गूगल पर जा कर के देख लें, ठीक है, और दूसरा तरीका है मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो वर्तमान में अभी तो जो है हम इसी तरीके को अपनाते हैं और मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि वर्तमान में कौन-कौन कैबिनेट मंत्री है और कौन-कौन मंत्री है, ठीक है। तो ये भारत का केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्तमान में कौन-कौन कैबिनेट मंत्री है, ठीक है। यह आपकी सामान्य जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि भाई वर्तमान में कौन-कौन कैबिनेट मंत्री है, ताकि आपका सब्जेक्ट के प्रति आपकी जागरूकता बढ़े, आपको अवेयरनेस बढ़े, इंटरेस्ट बढ़े कि हाँ पॉलिटी एक डरने की ज़रूरत नहीं है पॉलिटी से। पॉलिटी एक अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको बहुत इंटरेस्ट आता है, ठीक है। क्योंकि कहीं भी आप बैठते हो तो 3 तरह की बातें होती हैं, या तो बंदा बात करेगा क्रिकेट के बारे में, या फिर बंदा बात करेगा पॉलिटिक्स के बारे में, या फिर बात करेगा धर्म के बारे में, ठीक है। तो 3 तरह की चीज़ें होती हैं। तो क्रिकेट के बारे में तो अपनी ठीक है अच्छी खासी नॉलेज होती है, धर्म के बारे में कुछ ना कुछ बोल देते हैं। जब बात पॉलिटिक्स की आती है तो अपन क्या करते हैं, चुप हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने को इतना पता नहीं होता है। तो इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि जब आप पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ो तो आपकी जो है सामान्य जानकारी या जो अवेयरनेस है वो बढ़े। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो हमारे कहाँ रिलेवेंट है, ठीक है। सिलेबस में तो है ही, बस सिलेबस में तो आप एग्ज़ाम पास कर लोगे, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। थोड़ा-सा आपको सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है अपना कैबिनेट, वर्तमान कैबिनेट मंत्री, ठीक है। वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन-कौन है, ठीक है, ये मैंने गूगल से देखा है, आप भी गूगल से देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है, नरेंद्र मोदी, ये क्या है अपने प्रधानमंत्री, ठीक है। इनके पास कौन-कौन से विभाग हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग है, अंतरिक्ष विभाग है, कार्मिक शिकायत एवं पेंशन विभाग है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा सभी प्रमुख नीतिगत मामलों में वे सभी विभाग जो अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए उन सब के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री, ठीक है, नरेंद्र मोदी। ये क्या है, अपने कैबिनेट मंत्री में शामिल है। जो कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है ना वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन शामिल है, नरेंद्र मोदी। ये क्या है, कैबिनेट। ये कहाँ से, लोकसभा में वाराणसी से, इनका जो क्षेत्र कौन सा है, चुनाव क्षेत्र, लोकसभा वाराणसी से है, ठीक है, वाराणसी से। उसके बाद है राजनाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री में दूसरे मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। इनके पास कौन सा है, रक्षा मंत्रालय। जब मैंने अभी आपको कैबिनेट मंत्री पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो सरकार के महत्वपूर्ण विभाग होते हैं वो किनके पास होते हैं, कैबिनेट मंत्रियों के पास होते हैं, ठीक है। तो देख रहे हो राजनाथ सिंह के पास कौन सा है, रक्षा मंत्री। ये कहाँ से है, लखनऊ से, लोकसभा के सदस्य हैं। उसके बाद है अमित शाह है। अमित शाह कहाँ से, ये इनके पास है गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। कौन से विभाग है, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय, ठीक है। और उसके बाद में ये कहाँ से हैं, लोकसभा गांधीनगर से, ठीक है। ये लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इस मंत्री को कौन सा मंत्रालय या विभाग प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद में कैबिनेट मंत्री कौन है, नितिन जयराम गडकरी है। इनको क्या मिला है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ये भी लोकसभा के सदस्य हैं नागपुर से। फिर मनसुख मांडविया हैं, इनको उर्वरक रसायन मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय मिला हुआ, ये राज्यसभा से हैं, गुजरात से। उसके बाद निर्मला सीतारमन, इनको तो आप सब जानते हो, ठीक है। इनको वित्त मंत्रालय मिला हुआ है और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। ये कहाँ से है, राज्यसभा से है, कर्नाटक से। फिर किरेन रिजिजू, इनको कानून एवं न्याय मंत्रालय दिया गया है, लोकसभा से के सदस्य हैं, अरुणाचल पश्चिम से, ठीक है। उसके बाद है एस जयशंकर, इनको विदेश मंत्रालय दिया गया है, ये भी क्या है, राज्यसभा के सदस्य हैं, गुजरात से। फिर धर्मेंद्र प्रधान, इनको क्या बनाया गया, शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। आप देख रहे हो मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था कि एक मंत्री को एक या एक से अधिक विभाग सौंपे जा सकते हैं, ठीक है। उनको एक या एक से अधिक विभाग सौंप दिए, फिर उनके सहयोगी बना दिए कि आप संभालते रहो, ठीक है। तो हेड क्या हो गए,
ये कैबिनेट मंत्री हो गया, बाकी इसके क्या हो गए, सहयोगी हो गए। तो कैबिनेट मंत्री में और कौन कौन है? अर्जुन मुंडा है, इनको जनजातीय कार्य मंत्रालय दिया गया है, लोकसभा से सदस्य हैं ये। अश्विनी वैष्णव है, इनको संचार मंत्रालय, रेल मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया है, ये राज्यसभा से हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, ये अपने राजस्थान से हैं, बीकानेर से, इनको क्या दिया गया है, जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है, ठीक है, लोकसभा जोधपुर से। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको क्या दिया गया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, राज्यसभा से के सदस्य हैं, मध्य प्रदेश से, ठीक है। और कौन है कैबिनेट मंत्री में? गिरिराज सिंह है, इनको ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। हरदीप सिंह है, इनको क्या दिया है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कैबिनेट, इनको विभाग किस तरीके से सौंपे जाते हैं और कैबिनेट में कौन कौन मंत्री शामिल होते हैं। ये सारे क्या है, कैबिनेट मंत्री हैं। इनके अलावा भूपेंद्र यादव है, जी किशन रेड्डी है और अनुराग सिंह ठाकुर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे कैबिनेट मंत्री ऊपर वाले, जगत प्रकाश नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्रालय, मनोहर लाल, उसके अलावा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब ये क्या है, ये है राज्य मंत्री। अब कौन आ गए, राज्य मंत्री आ गए, ठीक है। राज्य मंत्री में कौन कौन है, ये है किरण रिजिजू, ठीक है, अल्पसंख्यक कार्य संचार मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इनको सौंपा गया है। फिर हरदीप सिंह पुरी है, कौन सा पद है, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री। और मंत्रालय कार्यभार कौन से का है, मंत्रालय एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है। ये राज्य मंत्री हैं, इनका दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो पद का नाम दिया हुआ है कि इनका पद क्या रहेगा, ठीक है, ये किस रूप में सहयोगी हैं, और आगे मंत्रालय लिखा हुआ है कि किस मंत्रालय का कार्यभार इनको दिया गया है, ठीक है। तो ये आप गूगल करना और गूगल करके देखना, मेरे हिसाब से शायद आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो जैसे ये है अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, यह संसदीय कार्य राज्य मंत्री है, इनका पद का नाम है, और मंत्रालय कौन सा है, संसदीय कार्य मंत्रालय, ठीक है। ऐसे ही जी किशन रेड्डी हैं, गृह राज्य मंत्री हैं और गृह मंत्रालय सौंपा गया है, लोकसभा से सदस्य हैं। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हो। अगर आपको केंद्रीय मंत्री परिषद की संरचना अच्छे से समझ में आ गई है तो आप इनको आराम से समझ सकते हो, ठीक है। मेरा ये दिखाने का उद्देश्य यही था कि केंद्रीय मंत्री परिषद की संरचना पढ़ने के बाद में उसका जो है उपयोग करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख लेना। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो टॉपिक कहाँ थे हम, ठीक है। तो हम क्या पढ़ चुके थे, हम पढ़ चुके थे मंत्री परिषद की संरचना। अब हम पढ़ेंगे मंत्रियों के उत्तरदायित्व, ठीक है। तो मंत्रियों के क्या क्या उत्तरदायित्व हैं। तो मंत्रियों के 3 प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं, ठीक है। 3 प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं भाई। सामूहिक, जब मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ, फिर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या मतलब है, जो मंत्री परिषद है वो एक टीम के रूप में कार्य करती है, ठीक है। अगर मंत्री परिषद ने, प्रधानमंत्री ने या किसी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया एक बार, तो भले ही आप अन्य मंत्री उसके खिलाफ हैं, विरुद्ध हैं, या फिर उनको वो आइडिया अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी उनको क्या करना पड़ेगा, बाहर जाके उसका समर्थन करना पड़ेगा। और अगर उससे कोई लाभ होता है तो भी श्रेय पूरी टीम को मिलेगा, पूरी मंत्री परिषद को मिलेगा। और अगर उससे कुछ गलत होता है, कुछ हानि होती है, तो भी जो है श्रेय किसको मिलेगा, पूरी टीम को ब्लेम किया जाएगा कि आपकी गलती है ये, समझ रहे हो। तो टीम भावना के रूप में कार्य करती है, जो उनके जो निर्णय है वो एक टीम के निर्णय माने जाते हैं, ठीक है। भले आप सहमत नहीं हो, लेकिन अगर आप मंत्रिपरिषद के सदस्य हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका समर्थन करना पड़ेगा। अगर आप समर्थन नहीं करते हो, बाहर आके विरोध करते हो, तो आपको मंत्रिपरिषद से क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। और ऐसा करने वाले प्रथम मंत्री कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि हम आगे डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सामूहिक उत्तरदायित्व। एक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ये कहता है कि व्यक्ति, जो मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। और राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है, मंत्रिपरिषद मतलब प्रधानमंत्री की सलाह से कार्य करता है। तो कोई मंत्री जो है वो कब तक मंत्री पद पर रह सकता है, प्रधानमंत्री की विश्वास पर। जिस दिन प्रधानमंत्री को ये लगेगा कि भाई ये मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा या फिर ये सही नहीं है, तो उस दिन क्या करेगा, उसको या तो उससे त्यागपत्र मांग लेगा या राष्ट्रपति को सलाह देगा कि भाई इसको बर्खास्त कर दिया जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के खिलाफ जा रहा है, प्रधानमंत्री ने कोई निर्णय लिया है कि भाई नोटबंदी लागू करनी है, और अगर कोई मंत्री विरोध कर रहा है
कि मैं इस निर्णय के खिलाफ हूँ, मैं इसका विरोध करूँगा, तो प्रधानमंत्री क्या करेगा, उसको बोलेगा या तो तू त्याग पत्र दे दे, या फिर राष्ट्रपति को बोलेगा इसको बर्खास्त कर दो। ठीक है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व को लागू करने के लिए भी क्या जरूरी है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है जरूरी है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है बात, तो वो क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व समझ में आ गया। उसके बाद में है कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, अपनी संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से प्रेरित है, ब्रिटेन से। ठीक है, तो ब्रिटेन में क्या होता है कि जो राजा है, राजा ने कोई निर्णय ले लिया, मान लो उसने बोला कि आज से जो है बसों पर प्रतिबंध है, बस नहीं चलेंगी, परिवहन जो है उस पर रोक लगा दो। ठीक है, तो राजा ने कोई भी निर्णय दिया, अब वो अगर लागू होगा तो उसके नीचे किसके साइन होंगे, मंत्री के साइन होंगे। ठीक है, और मंत्री क्या करेगा, नीचे साइन करेगा कि हाँ परिवहन को लिख के देगा कि आज से परिवहन को रोक दो, बंद कर दो। ठीक है, साइन किसके हुए, मंत्री के। अब इस घटना से, इस निर्णय से अगर कोई नुकसान होता है, ठीक है, तो उसको, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, राजा जिम्मेदार नहीं होगा, जो जिसने नीचे हस्ताक्षर करे हैं जिस मंत्री ने, वो जिम्मेदार होगा। तो ब्रिटेन में क्या होता है कि न्यायालय के समक्ष अगर उस निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जाती है या कोई उस पर खिलाफ केस दायर करता है, तो न्यायालय के सामने कौन जाएगा, मंत्री जाएगा, राजा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटेन में एक कहावत है कि राजा कभी गलत हो ही नहीं सकता। ब्रिटेन में एक मुहावरा प्रसिद्ध है, वो क्या है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें भारत में, तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई थी, अगर राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया और आपातकाल से कोई घटना हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी, राष्ट्रपति पर। अगर कोई भी निर्णय लिया है, युद्ध की घोषणा की है, तो राष्ट्रपति ने की है, जिम्मेदारी किस पे आएगी, राष्ट्रपति पर। वहाँ पर यह नहीं, अगर कोई स्पष्टीकरण देना है तो कौन देगा, राष्ट्रपति। ठीक है, तो अगर इस मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने या मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, या सलाह दी है या नहीं दी है, किस प्रकार से दी है, लिखित में दी है, व्हाट्सएप पे दी है, या बोल के दी है, ठीक है, इसकी जांच नहीं की जा सकती, कहाँ पर, भारत में। तो इस वजह से मंत्री जो है जिम्मेदार नहीं होता है, कौन होता है फिर, राष्ट्रपति होता है, क्योंकि जांच की ही नहीं जा सकती। तो इस प्रकार से मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 3 प्रकार के उत्तरदायित्व देखेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको शॉर्ट में बताया, अब हम देखेंगे इसको डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व की। तो सामूहिक उत्तरदायित्व आर्टिकल 75 स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद क्या है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये हमने देख लिया था। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। वे एक दल, मतलब एक टीम की भावना की तरफ से क्या करेंगे, कार्य करेगा, और समान रूप से उत्तरदायी होंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया था कि वह एक टीम भावना से कार्य करेंगे और प्रत्येक कार्य के लिए सभी समान रूप से उत्तरदायी होंगे। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, केवल लोकसभा में। ठीक है, ये हम कब पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे लोकसभा पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, ध्यानाकर्षण, कई प्रकार के प्रस्ताव पढ़ेंगे। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में। ठीक है, किसके खिलाफ लाया जाता है, मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। और अगर यह पास हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव, तो मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है कौन, लोकसभा। तो सभी मंत्रियों को, इसमें राज्यसभा के मंत्री भी शामिल हैं, त्यागपत्र देना पड़ता है जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम क्या पढ़ेंगे, राज्यसभा, तो हम पढ़ेंगे कि राज्यसभा जो क्या है वो एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है कि स्थायी सदन है। राज्यसभा का क्या नहीं होता, कार्यकाल नहीं होता। ठीक है, जैसे लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, वैसे राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है, कितना होता है, 6 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। ठीक है, तो लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो लोकसभा भंग हो गई, तो इसको तो इस्तीफा देना पड़ गया। ठीक है, लेकिन अगर कोई राज्यसभा का मंत्री भी है तो उसको भी क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को इस आधार पर लोकसभा को विघटित करने की सलाह दे सकती है कि सदन जनमत निष्ठापूर्ण पूर्वक प्रतिनिधित्व नहीं करता है, अतः नए चुनाव की मांग करता है, लेकिन राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए
मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। पहला कार्य तो क्या है कि लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी है, सॉरी मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो लोकसभा क्या कर सकती है, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकती है। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका यह है कि अगर मंत्रिपरिषद को ऐसा लग रहा है कि लोकसभा में जो है जो प्रतिनिधि हैं वो पर्याप्त जनमत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को ये सलाह दे सकता है कि भाई आप क्या करो, लोकसभा को भंग कर दो और नए चुनाव की घोषणा कर दो। जैसा कि जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, तो उसके बाद 1977 में इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति को ये सलाह दी थी कि आप क्या करो, लोकसभा को भंग करो और लोकसभा भंग करके क्या करोगे, चुनाव की घोषणा कर दो। ठीक है, नए चुनाव की मांग चाहता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, लोकसभा को भंग करेगा और क्या करेगा, नई लोकसभा चुनाव की घोषणा करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि मंत्रिपरिषद जो है अपना विश्वास मत खो दिया, मंत्रिपरिषद ने क्या कर दिया, अपना विश्वास मत खो दिया। ठीक है, तो उसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। जैसा जब हमने पढ़ा था, प्रधानमंत्री पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे और मोरारजी देसाई की और चौधरी चरण सिंह की आपस में बनती नहीं थी। ठीक है, दोनों की आपस में बनती नहीं थी, तो इस वजह से वाद विवाद के चलते मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन मोरारजी देसाई ने इस्तीफा देते समय ये कहा था कि चरण सिंह को जो है प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाए, किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिया था। राष्ट्रपति को सलाह दी थी कि आप जो है अन्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दो। किसको नहीं बनाओगे, चौधरी चरण सिंह को नहीं बनाओगे। अब चूंकि देखो, एन नीलम संजीव रेड्डी का नाम आपने सुना है। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी क्या थे, अपने राष्ट्रपति थे। वो पहले निर्विरोध लोकसभा स्पीकर भी रहे थे, उसके बाद निर्विरोध ही क्या बने थे, राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष थे और उनको क्या बनाया गया, राष्ट्रपति। उस समय मोरारजी देसाई ने पूरा पूरा जोर लगा दिया कि नहीं नहीं, किसको बनाओ, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को। उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया कि सबने समर्थन किया कि नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बना दिया जाए। अब नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, समर्थन किसका था, सपोर्ट किसका था, मोरारजी देसाई का। ठीक है, लेकिन जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो भी किसान नेता थे और चौधरी चरण सिंह भी क्या थे, किसान नेता थे। दोनों में आपस में अच्छी बनती थी। अब मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने, सो प्रधानमंत्री से इस्तीफा दिया, तो उन्होंने दूसरे व्यक्ति का नाम लिया और नीलम संजीव रेड्डी को बोला कि आप जो है इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दो। ठीक है, लेकिन अब संविधान में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और मंत्रिपरिषद जो है बर्खास्त हो चुकी है, उसने अपना विश्वास मत खो दिया है लोकसभा में, तो अब जो है राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई की बात को न मान करके जो जिसका नाम उन्होंने बताया था उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। किसको प्रधानमंत्री बना दिया, चौधरी चरण सिंह को, क्योंकि इन दोनों के आपस में बनती थी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया, चौधरी चरण सिंह को, जबकि चौधरी चरण सिंह के पास समर्थन भी नहीं था, विश्वास मत जो है वो प्राप्त नहीं कर पाए थे और 23 दिन के अंदर क्या हुआ था, उन्होंने क्या दे दिया था, इस्तीफा देना पड़ा था उनको। क्यों देना पड़ा था, क्योंकि जब पहले तो इंदिरा गांधी ने उसको समर्थन दे दिया था चरण सिंह को कि भाई आपको जो है हम क्या करते हैं, समर्थन देते हैं, आप तो विश्वास मत लाओ पर हम आपको समर्थन देते हैं, आप प्रधानमंत्री बन जाओगे। तो उन्होंने प्रधानमंत्री तो नियुक्त कर दिया था उनको, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर कोई व्यक्ति, उसको 1 माह का टाइम दिया जाना चाहिए प्रधान विश्वास मत के लिए, प्रधानमंत्री को, जिसको आप प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहे हो उसको 1 माह का समय दिया जाना चाहिए। जब हमने पढ़ा था 1980 वाला केस पढ़ा था प्रधानमंत्री वाले टॉपिक में, तो उनको नियुक्त कर दिया गया चौधरी चरण सिंह को। जब समर्थन की बात आई तो इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया था। क्यों ले लिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं संजय गांधी पर, इंदिरा गांधी पर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, उनको क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। लेकिन चरण सिंह जी ने इनकार कर दिया, तो इस वजह से क्या हुआ, उनको समर्थन वापस ले लिया और वो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। इस वजह से उनको जो है इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। ये एग्जाम्पल देने का यही तात्पर्य था कि आपको ये लाइन समझ में आ जाए कि यदि राष्ट्र लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए कौन बाध्यकारी नहीं है, राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। तो आप ये ध्यान रखना। उसके बाद मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों
ठीक है। अन्य मंत्रियों, अन्य मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय, केंद्रीय मंत्री और जो अन्य मंत्री हैं उनके लिए क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। ये क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व। कि आपने अगर कोई निर्णय ले लिया, कि अभी आगे पढ़ेंगे कि मंत्रिपरिषद होता है, एक मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल में 15 से 20 मंत्री होते हैं। अगर उन्होंने कोई निर्णय ले लिया तो जितने भी 60 70 80 जितने भी मंत्री हैं जो एक्स्ट्रा हैं, उनको भी वो निर्णय मानना पड़ेगा, भले ही उनको बैठक में बुलाया था या नहीं बुलाया था। वैसे उनको बुलाते भी नहीं है, ठीक है ना, उनकी राय जानते हैं कि भाई आपकी क्या राय है क्या नहीं है, लेकिन अगर कोई निर्णय ले लिया तो उनको समर्थन करना पड़ता है। ठीक है, यही क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व है। भले ही मंत्रिमंडल की बैठक में उनके विचार उसके विरुद्ध हो, ठीक है, भले ही वो सहमत नहीं हो, लेकिन उनको बात जो है मानना पड़ेगा। सभी मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि वो मंत्रिमंडल के निर्णयों को माने और संसद के भीतर और बाहर उसका क्या करे, समर्थन करे। यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से असहमत है तो उसके लिए तैयार नहीं है तो उसको क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, मंत्रिमंडल ने जो निर्णय ले लिया वो मानना बाध्यकारी है, भले ही आप सहमत हो चाहे नहीं हो। ठीक है, उनका समर्थन करना पड़ेगा अंदर भी और बाहर भी। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप सहमत नहीं हो तो आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। और ऐसा त्याग पत्र सबसे पहले किसने दिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कब दिया था, 1950 में। ठीक है, ये क्या है, प्रथम मंत्री हैं जिन्होंने क्या दिया था, त्याग पत्र दिया था। इसके बाद केसी नियोगी ने दिया था और उसके बाद जॉन मथाई ने दिया था। तो कैसी नियोगी से कुछ याद आ रहा है आपको? जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था वित्त आयोग, ठीक है, आर्टिकल 280 में। जब मैंने वित्त आयोग पढ़ाया था तो मैंने आपको कैसी नियोगी का नाम लिया था। ठीक है, तो वो क्या घटना थी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कैसी नियोगी का नाम क्यों लिया था, इनकी अध्यक्षता में कौन से वित्त आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप रिविजन के लिए है, आपके लिए ये। ठीक है, तो 1953 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पर अपने साथियों के मतभेद के चलते क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, फिर केसी नियोगी ने, फिर जॉन मथाई ने, और उसके बाद 1953 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, तो इससे ये एग्जाम्पल है जब हमने ऊपर थ्योरी पढ़ी थी कि सामूहिक उत्तरदायित्व कैसे लागू होता है। ठीक है, तो अगर आप सहमत नहीं हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा, और काफ़ी लोगों ने दिया भी है। ठीक है, तो हिंदू कोड बिल पे समर्थन, इनको साथियों के साथ मतभेद थे, इसलिए बी आर अम्बेडकर ने क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। सी डी देशमुख ने राज्यों के पुनर्गठन की नीति पर मतभेद के कारण क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। आरिफ मोहम्मद ने मुस्लिम महिला तलाक से बचाव का अधिकार अधिनियम 1986, इसके विरोध में क्या दिया था, त्यागपत्र दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया सामूहिक उत्तरदायित्व। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है। जब हम आर्टिकल 75 पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि इसको आप याद रखो एक बार तो, कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का वर्णन कहाँ पर है, आर्टिकल 75 में। ठीक है, उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि मंत्रिपरिषद कब तक बनी रहेगी, जब तक उसको लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। लेकिन मंत्री के संबंध में ऐसा नहीं है, भले ही मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है लेकिन मंत्री को हटा सकता है। ठीक है, दो प्रकार की चीजें होती हैं, देखो ये होती है मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद में दो लोग होते हैं। ठीक है, एक तो होता है प्रधानमंत्री और एक होता है मंत्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो प्रधानमंत्री होता है, जब प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है, ठीक है, प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है या प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जैसे ही प्रधानमंत्री त्याग पत्र देगा, प्रधानमंत्री बर्खास्त होगा या प्रधानमंत्री हटेगा, क्या हो जाएगा, ये मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी पूरी और नए सिरे से क्या होंगे, चुनाव होंगे। ठीक है, वैसे ही लेकिन अगर किसी किसी मंत्री का पद रिक्त हो जाता है, त्याग पत्र देता है, मृत्यु हो जाती है, कोई और कारण से इसको हटा दिया जाता है, तो मंत्रिपरिषद भंग जो है वो नहीं होती है, उसकी जगह दूसरे मंत्री को नियुक्त कर दिया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। अगर प्रधानमंत्री हटता है तो मंत्रिपरिषद पूरी हट जाएगी क्योंकि वो उसका अध्यक्ष होता है, और मंत्री जो है अगर उसका पद रिक्त होता है तो दूसरा मंत्री नियुक्त कर देंगे। ठीक है, तो
मंत्रिपरिषद को लोकसभा में जब तक विश्वास मत प्राप्त है तब भी हम क्या कर सकते हैं, मंत्री को हटा सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। राष्ट्रपति कब हटा सकता है प्रधानमंत्री उसको, मंत्री को? केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर। विचारों में मतभेद के कारण अथवा किसी मंत्री के कार्यों से संतुष्ट न होने के कारण प्रधानमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? ये अभी अभी हमने पढ़ा था सामूहिक उत्तरदायित्व, उसको लागू करने में सहायक है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। कैसे है ये? अगर विचारों में मतभेद है, ठीक है, अगर किसी मंत्री के कार्यों से संतुष्ट नहीं है, कौन? प्रधानमंत्री, ठीक है, वो मान लो कि प्रधानमंत्री किसी कार्य का विरोध कर रहा है, ठीक है, तो इस वजह से क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री उसको त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। अगर वो त्यागपत्र नहीं देता है तो राष्ट्रपति को सलाह देता है, राष्ट्रपति उसको क्या कर देगा, बर्खास्त कर देगा। क्योंकि हमने आर्टिकल 72 में 75(2) में ये पढ़ा था कि राष्ट्र जो मंत्री होते हैं वो किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, राष्ट्रपति के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? इस शक्ति के प्रयोग द्वारा प्रधानमंत्री किसको लागू करता है, सामूहिक उत्तरदायित्व को लागू करता है। ठीक है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व समझ में आ गया। ठीक है, देखो चीज़ें आपके कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्रश्न जो है कथन का भी आ सकता है, ठीक है, और फैक्ट का भी आ सकता है। तो फैक्ट तो हम आगे देख ही लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा है, एक कंसेप्ट देखा है। तीनों प्रकार के उत्तरदायित्व आपको पता होना चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने अगर ये नोट्स पढ़ लिए, आपने ये क्लास से देख ली, तो ये सफिशियंट है। इसके बाद कोई भी क्लास या कोई भी नोट्स पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, भले आप आरएस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ये सारे ये नोट्स आपके सब जगह काम आएंगे, क्योंकि नोट्स काफ़ी डिटेल में है और बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स है। ठीक है, अब तीसरी बात है, कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। तीसरा उत्तरदायित्व क्या है, कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था ब्रिटेन वाला, कि ब्रिटेन में सार्वजनिक कार्य के लिए राजा प्रत्येक आदेश मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित होता है। राजा कोई भी आदेश देता है, उसका प्रत्येक आदेश किसके द्वारा हस्ताक्षर, नीचे साइन किसके होते हैं, मंत्री के। ठीक है, और यदि वह आदेश किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका उत्तरदायित्व किस पर आएगा, मंत्री पर आएगा, प्रधान उस पे, राजा पे नहीं आएगा। और उसे मतलब मंत्री को ही कहा होना पड़ेगा, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, उसकी उसी के ऊपर केस चलता है, राजा के ऊपर नहीं चलता। देखो ब्रिटेन में राजा और हमारे यहाँ राष्ट्रपति, ठीक है, उसकी तुलना की जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर राजा और यहाँ पर राष्ट्रपति। तो वहाँ पर राजा कोई भी आदेश देता है, नीचे साइन मंत्री के होते हैं, और उत्तरदायित्व तो किसका आता है, मंत्री का। ठीक है, तो इसलिए ब्रिटेन में एक मुहावरा है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, अतः उस न्यायालय में, उस पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये तो हमने देख लिया ब्रिटेन का। अब हम देखते हैं भारत में क्या होता है। भारत में संविधान में किसी भी मंत्री के लिए किसी भी प्रकार की विधिक उत्तर जिम्मेदारी उपबंध नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये अगर कथन आ जाए एग्जाम में, ठीक है, तो आप तो बिल्कुल कंफ्यूज, अगर जिसने नहीं पढ़ा हुआ है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि आप सोचोगे कि मंत्री की विधिक जिम्मेदारी नहीं है, ये कैसा, मंत्री की तो विधिक जिम्मेदारी होती है। समझ रहे हो? तो अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आप ये प्रश्न जो है सही नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी मंत्री के लिए किसी भी प्रकार की विधिक जिम्मेदारी का उपबंध नहीं किया गया है। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति द्वारा जनहित में जारी किसी आदेश पर कोई मंत्री प्रति हस्ताक्षर करे। जैसे राष्ट्रपति ने कोई आदेश निकाला, ठीक है, तो यहाँ पर साइन जरूरी नहीं है कि मंत्री यहाँ पर साइन करे, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा जरूरी है कि यहाँ पे कौन साइन करेगा, मंत्री साइन करेगा। यहाँ तक कि मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई है, आर्टिकल 74(2), वो जांच न्यायालय के क्षेत्र से क्या है, बाहर है। समझ रहे हो? आर्टिकल 72 याद आ रहा है कि राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई है, किस प्रकार से दी गई है, कैसे दी गई है, क्यों दी गई है, इसकी जांच जो है न्यायालय में नहीं की जा सकती। तो यहाँ तक समझ में आ गया? हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया मंत्रिपरिषद की संवैधानिक स्थिति देख ली, ठीक है, हमने क्या देख ली, मंत्रिपरिषद की संवैधानिक स्थिति देख ली, हमने क्या देख ली, मंत्रिपरिषद की संरचना देख ली, जिसमें हमने 3 प्रकार के मंत्री देखे। उसके बाद हमने देख लिए मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व देख लिए। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, मंत्रिमंडल की भूमिका, मतलब मंत्रिमंडल का कार्य, मंत्रिमंडल कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो ये देखते हैं, ये हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है, ठीक है। यह केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक का अंग है, ठीक है। सारे निर्णय मंत्रिपरिषद ही लेती है, मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। यह केंद्र सरकार की उच्च कार्यकारिणी है, ठीक है। यह केंद्रीय प्रशासन की मुख्य समन्वयक है, समन्वय करते हैं सभी चीज़ों में। यह राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है तथा इसका परामर्श उस पर क्या है, बाध्यकारी है। राष्ट्रपति क्या करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा, ठीक है। यह मुख्य आपदा प्रबंधक है, ठीक है। यह सभी आपातकालीन स्थितियों से निपटती है। यह उच्चतम स्तर जैसे संवैधानिक अधिकारियों और वरिष्ठ सचिवालय प्रशासकों की नियुक्ति को नियंत्रित करती है। इनकी संवैधानिक अधिकारियों और वरिष्ठ जो प्रशासक होते हैं सचिवालय, उनकी नियुक्ति को कौन नियंत्रित करता है, मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। समझ गए कि पूरे देश को कौन कंट्रोल करता है, प्रधानमंत्री, सभी अधिकारियों को, ठीक है। यह विदेश नीतियों और विदेश मामलों को देखती है। अब ये हमने देख लिया कि मंत्रिमंडल की भूमिका क्या है। अब मंत्रिमंडल के बारे में कुछ लोगों ने कुछ कुछ कथन दिए हैं, ठीक है। और अक्सर एग्जाम में कथन देकर पूछा जाता है कि ये कथन किसने दिया है। तो अब हम वही देखेंगे कि मंत्रिपरिषद के बारे में कौन सा कथन किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो रेमजे म्योर ने क्या कहा कि राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग व्हील बताया, किसको, केंद्रीय मंत्रिपरिषद को। तो अगर आप पुराने पेपर देखते हो तो पुराने पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे हुए हैं, ठीक है। कथन दिया हुआ है और कथन देके पूछते हैं कथन किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद के बारे में, ठीक है, राज्य रूपी जहाज के स्टीयरिंग व्हील किसने बताया। मंत्रिपरिषद के बारे में यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, रेमजे म्योर के द्वारा। अब आगे देखते हैं, लोवेल ने क्या कहा है मंत्रिपरिषद के बारे में, कि कैबिनेट राजनीतिक वास्तु का क्या है, आधार है। सर जॉन मेरेट ने क्या कहा है कि कैबिनेट वह दूरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती है। तो ये कथन याद रह जाएंगे। ग्लेड स्टोन क्या कहता है कि कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं, ठीक है। उसके बाद बारकर ने क्या कहा, कैबिनेट नीतियों का चुंबक है, ठीक है। तो ये कथन हमने देख लिए। तो हमने संवैधानिक स्थिति देख ली, संरचना देख ली, उसकी भूमिका देख ली, उत्तरदायित्व देख लिया, ठीक है। उनके बारे में क्या क्या कथन कहे गए हैं किस किस के द्वारा, वो सब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। आपने दो शब्द सुने होंगे, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। तो इन दोनों में जब तक आप अंतर स्पष्ट देखोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मंत्रिमंडल क्या होता है और मंत्रिपरिषद क्या होता है। तो ये अंतर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको देखने के बाद काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। मंत्रिपरिषद क्या है, एक बड़ा निकाय है। इसमें क्या होते हैं, 60 से 70 मंत्री होते हैं। कितने मंत्री होते हैं, 60 से 70 मंत्री। लेकिन ये क्या सभी मीटिंग करते हैं, क्या नहीं करते। क्या सभी कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं, नहीं लेते, ठीक है। कौन लेता है, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में क्या होता है, इसमें एक लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। अब ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या बैठक हो ही नहीं पाती, फिर कौन कहाँ है, कब है, कैसे, सब फिर नहीं अपनी अपनी दाल डलने लग जाते हैं, समझ रहे हो। तो जो निर्णय लिए जाते हैं वो मंत्रिपरिषद के द्वारा नहीं लिए जाते। इनमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। जो मंत्रिमंडल होता है ये प्रमुख होता है। इसमें सारे कैबिनेट मंत्री होते हैं और जो मुख्य मुख्य मंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र होते हैं, वो होते हैं। तो मंत्रिमंडल में कितने होते हैं, 15 से 20 मंत्री होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में इसमें मंत्रियों की तीनों श्रेणियां, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तीनों श्रेणियां शामिल होती हैं मंत्रिपरिषद में। लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। केवल कौन शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। और यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है। मतलब मंत्रिपरिषद, जैसे अगर ये मंत्रिपरिषद है तो ये क्या है, मंत्रिमंडल है। मतलब मंत्रिपरिषद का एक भाग है मंत्रिमंडल। इसमें केवल कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद में मंत्रिपरिषद यह सरकारी कार्यों हेतु एक साथ बैठक नहीं करती है, एक साथ बैठक नहीं करती है। इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है, ठीक है। अलग अलग अपने अपने कार्य विभागों में कार्य करते रहते हैं। लेकिन यह एक निकाय है,
एक तरह की निकाय है। यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करती है। मंत्रिमंडल क्या करती है, हफ्ते में एक बार सामूहिक बैठक करती है और सरकारी कार्यों के संबंध में क्या लेती है, निर्णय लेती है। ठीक है, इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद के कार्यकलाप सामूहिक नहीं होते हैं। ठीक है, वो अपना अपना अलग अलग कार्य करते रहते हैं और ये सारे मिलकर के निर्णय लेते हैं, बैठ के कैबिनेट मंत्री एक जगह बैठते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद के बारे में, इसमें इसे सभी शक्तियां प्राप्त हैं परंतु कहाँ पर, केवल कागजों में। इसे सभी शक्तियां प्राप्त हैं लेकिन कहाँ पर, केवल कागजों में। ठीक है, अब इसमें एक वो शायरी सी है ना, वो केवल किताबी है ये ख्याल, वो क्या है जो भी है मुझे तो याद नहीं है, और वैसे एक सारणी भी है कि शक्तियां तो प्राप्त हैं लेकिन कहाँ पर है, केवल कागजों में। ठीक है, तो ये वास्तविक रूप में, और मंत्रिमंडल के बारे में क्या है, यह वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है और उसके लिए कार्य करती है। जैसे राष्ट्रपति के जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग कौन करता है वास्तविक रूप में, प्रधानमंत्री। वैसे मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है वास्तविक रूप से। मंत्रिपरिषद नाम मात्र और वास्तविक कौन है, मंत्रिमंडल। ठीक है, उसके बाद में मंत्रिपरिषद, इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है। मंत्रिमंडल बताएगी कि मंत्रिपरिषद को क्या कार्य करना है, अर्थात मंत्रिमंडल से तात्पर्य है कैबिनेट मंत्री बताएंगे कि मंत्रिपरिषद के जो अन्य मंत्री हैं उनको क्या कार्य करने हैं। ठीक है, तो यह मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देती है और ये निर्देश सभी मंत्रियों पर क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। सभी मंत्रियों को निर्देश जो है मानने पड़ते हैं मंत्रिमंडल के। ठीक है, उसके बाद मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू कौन करवाता है, मंत्रिपरिषद करवाती है। मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्रियों ने निर्णय ले लिए, अब मंत्रियों के पास चले गए, वो अपना कार्य करते रहेंगे। ठीक है, तो मंत्रिमंडल के निर्णय को कौन लागू करवाता है, मंत्रिपरिषद करवाती है। मंत्रिमंडल में यह मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों की अनुपालन की देखरेख करती है। ठीक है, उसके बाद में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में एक बड़ा अंतर क्या है कि मंत्रिपरिषद जो है वो क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इसका विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है, यह भी अभी हमने देखा है। ठीक है, इसका आकार वर्गीकरण संविधान में वर्णित नहीं है, आकार डिसाइड नहीं है, लेकिन 91वें संविधान संशोधन के द्वारा अभी हमने पढ़ा है 15%, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका जो है आकार निश्चित किया गया है। कितना किया गया है, लोकसभा में कुल सदस्य संख्या का 15% और विधानसभाओं में भी 15%। ठीक है, इसके आकार का निर्धारण प्रधानमंत्री समय और स्थिति को देखकर करता है। यह ब्रिटेन में विकसित संसदीय व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय निकाय है। ठीक है, तीन मंत्री होते हैं। हालांकि इसे विधायी मंजूरी प्राप्त है, अतः वेतन भत्ते अधिनियम 1952 में मंत्रिपरिषद का सदस्य बताया गया है, चाहे वह जिस नाम से पुकारा जाए उसमें उपमंत्री भी शामिल है। वो सब क्या है, मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, भले ही वो कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते भले ही वो सामूहिक रूप से निर्णय नहीं लेते। ठीक है, वो क्या है, सारे मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की। तो मंत्रिमंडल का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में, ठीक है, अनुच्छेद 352 में 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। अतः यह संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट, मंत्रिमंडल शब्द जो है वो संविधान में शामिल नहीं था, लेकिन बाद में जोड़ा गया शब्द है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मंत्रिमंडल जो है शब्द मूल संविधान में नहीं था, आर्टिकल 352 में जोड़ा गया है। कब, 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 352 में इसकी व्याख्या यह है, इसकी व्याख्या की गई है अनुच्छेद 352 में कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा। तो प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है वो क्या होंगे, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ठीक है, उसके बाद इसके कार्यों व शक्तियों का विवरण नहीं दिया गया है। दूसरे शब्दों में हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय परंपराओं पर आधारित है। तो ब्रिटेन के जो मंत्रिमंडल है उसके कार्य वगैरह वर्णित नहीं किए गए हैं, लेकिन ये बताया गया है कि आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त जो कैबिनेट मंत्री है वो किस में आते हैं, वो आते हैं अपने मंत्रिमंडल में। ठीक है, लास्ट अंतर क्या है दोनों में
कि यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिमंडल, यह मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करवाती है। ये दोनों में क्या है? अंतर है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हमने क्या क्या देखा है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हमने क्या क्या देखा है? हमने देखा है इसकी संवैधानिक स्थिति। ठीक है, हमने क्या क्या देखा है? इसकी संवैधानिक स्थिति। उसके बाद हमने देखी है संरचना, और उसके बाद हमने क्या देखा है? इसका उत्तरदायित्व। फिर हमने इसके प्रमुख कार्य देखे हैं, फिर इसके बारे में क्या क्या कथन दिए गए हैं, कहे गए हैं, वो देखे हैं। उसके बाद हमने दोनों में अंतर को देखा है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये मान के चलो कि आपके सिलेबस का 80 से 85% सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। ठीक है, उसके बाद हम संसद को कंप्लीट करेंगे। तो अगली दो तीन क्लासों में आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं। आपके जो भी डाउट है, जो भी आपकी क्यूरीज हैं, आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आप अपनी क्यूरीज और अपने डाउट्स को जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है क्लास को रेगुलर देखिए। ठीक है, प्रत्येक क्लास को देखिए। आपको जो भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप जो है कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि अगली क्लास में मैं उसमें क्या कर सकूँ, सुधार कर सकूँ और आपके डाउट जो है दूर कर सकूँ। तो ये कंप्लीट सिलेबस जो है मैं 2-4 दिन में आपका पूरा करवा दूंगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद MCQ बैच आएगा। ठीक है, और MCQ बैच आपके रेस्पॉन्स को देखते हुए आएगा कि आपका रेस्पॉन्स कितना है, आप क्लासों को कितना पसंद कर रहे हो। ठीक है, कितनी क्लासेस को लाइक कर रहे हो, उसके आधार पर मैं देखूंगा कि MCQ बैच लाया जाना चाहिए या नहीं लाया जाना चाहिए। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पर्सन जो है मैं सब करवाऊंगा आपको। एक मैराथन आएगी कंप्लीट प्रीवियस ईयर पर्सन की, वो सब हम डिटेल करेंगे। जितने भी पेपर हुए हैं उनका एक पोस्टमार्टम की तरीके से देखेंगे उन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप विश्वास के साथ बने रहे, आपको जो है पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा अभी 2-4 दिन में। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।